No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं, उन्हें फटाफट ख़त्म कर लेते हैं. ये बहुत छोटा सा सेशन रहेगा और इसके अंदर बड़े ही आराम से हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे. ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, स्पेशली जो टाइमलाइन देख रहे हो ना, कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि जो भी कंपनी के अंदर पेरेंट कंपनी शेयर्स एक्वायर कर रही है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले रही है, उसके अंदर वो क्या कर रही है, उसके अंदर उसे पैसे देने की बजाय अपने शेयर्स दे रही है. ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेशन होगा, बड़ा सिंपल है. एक एग्जांपल देखोगे समझ जाओगे, देयर इज़ नो कॉम्प्लेक्सिटी. दूसरी बात हमारी यहाँ पर आ जाती है कि फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि जब भी आप एक कंपनी को अक्वायर करते हैं, उसके शेयर्स कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उसके अंदर लेते हैं, तो उसके जो असेट्स होते हैं वो फेयर वैल्यू पे होने चाहिए. और अगर ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे नहीं है और तब फेयर वैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, फेयर वैल्यू का मतलब बताया था मैंने आपको, ठीक है, तब फेयर वैल्यू हो रहा है, यानी अक्वायर करते टाइम फेयर वैल्यू हो रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा ये भी हम देखेंगे. एंड देन फाइनली वी आर गोइंग टू सी हु आर एसोसिएट्स और उनकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाती है. ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, फटाफट से आ जाइए. देखें आप, कंसिडरेशन अदर दैन कैश. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन देखो कितना सिंपल है. किताबों के अंदर बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स से फॉर्मूले देकर रखे हैं, वो सब पे मैं बिलीव नहीं करता. देखो बड़ा सिंपल है. आपको क्या करना है, आपको ये देखना है क्वेश्चन के अंदर कि सब्सिडरी को आप नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रहे हो. ठीक है, क्या देखना है, सब्सिडरी को आप कितने शेयर्स दे रहे हो ये देखना है. उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो अपने शेयर्स की, पेरेंट कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू, जो क्वेश्चन में आपको एज इट इज़ दे रखी होगी. कितना सिंपल है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, यही तो करना है. ठीक है ना, ऐसे इसका हुआ बना रखा है. देखें फटाफट एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा. आप देखें क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियरली, एक कंपनी है, उसने 18 मिलियन शेयर्स लिए हैं 24 में से. ठीक है, अब परसेंटेज कैलकुलेट करने में जा नहीं रहा, बिकॉज दिस इज़ श्योरली मोर देन 50%. अच्छा, $1 इक्विटी शेयर्स, दैट बेसिकली मीन्स दैट्स द फेस वैल्यू, है ना. तो 18 मिलियन हम शेयर खरीद रहे हैं सब्सिडी के, बट हमें ये थोड़ा चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि इस 18 मिलियन के सब्सिडी के शेयर्स के बदले हम अपने कितने शेयर्स उनको दे रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक. वो कह रहे हैं द एक्विजिशन वाज थ्रू ए शेयर एक्सचेंज ऑफ 2 शेयर्स इन पैट्रोनिक फॉर एवरी 3 शेयर्स इन सैरडोनिक. क्या नाम है. तो वो कह रहे हैं जी कि उनके जो 3 शेयर हम ले रहे हैं उसके बदले अपने उनको 2 शेयर दे रहे हैं. ठीक है, सो 18 मिलियन का आप 2/3 कर दो, है ना, 2/3 कर दो, क्योंकि 3 शेयर हम उनसे ले रहे हैं, तो 18 मिलियन को 3 से डिवाइड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि हम उससे बदले में 2 शेयर दे रहे हैं. तो देखें ये कैलकुलेशन जो येलो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उस पर हो रखा है. पहली लाइन के अंदर 12 मिलियन शेयर्स, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स पर पता चल गए. ये नंबर ऑफ़ शेयर्स किसके हैं सर, ये पेरेंट कंपनी के हैं. ठीक है, पेरेंट कंपनी 18 मिलियन शेयर ले रही है और अपने 12 मिलियन शेयर दे रही है. ठीक है जी, अच्छा, तो ये जो पेमेंट है ना, इस पेमेंट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे पेरेंट कंपनी की मार्केट वैल्यू. क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है सर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑन 1 अगस्त X7 वॉज 5.75. कितना सिंपल है. ठीक है, सो 12 मिलियन शेयर्स में मल्टीप्लाई कर दें 5.75, तो ये 69 मिलियन निकल के आ गया. ये कंसिडरेशन पेड है. अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये हमने निकाला क्या है, तो कंसिडरेशन पेड आपको याद है हम यूज़ करते थे वर्किंग नोट नंबर 3 में गुडविल निकालते समय, कि हम जिस बिज़नेस को खरीद रहे हैं उसे उसके शेयर्स खरीदने के लिए कितने पैसे दे रहे हैं, उसमें हम ऐड करते थे फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इस अमाउंट में से माइनस करते थे बिजनेस की वर्थ, जो वर्किंग नोट 2 के अंदर नेट एसेट्स में निकल के आती थी डेट ऑफ एक्विजिशन कॉलम से. याद आया. तो वहाँ पे जो कंसिडरेशन पेड का अमाउंट हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखा होता था, अब थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखा होगा. तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें कि कितने इशू कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दें पेरेंट कंपनी की मार्केट वैल्यू से, हो गया काम. इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. ये क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा और ये फ्री के 2 मार्क्स हैं, ट्रस्ट मी. ठीक है, आगे तो बहुत अच्छी बात है. एनीवेज, अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स. तो यहाँ पर थोड़ा मेरी बात सुन लो आप. जब भी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को ख़रीदता है तो वो चेक करता है कि जिस बिज़नेस को खरीद रहा है उसका फेयर वैल्यू वगैरह क्या है. अगर ये फेयर वैल्यू असेट्स का नहीं किया जाएगा,
अगर ये फेयर वैल्यू नहीं किया जाएगा तो गुडविल का अमाउंट निकल कर आएगा ही नहीं, ठीक है। सो फेयर वैल्यू का अमाउंट हम निकालते हैं। तो वर्किंग नोट 2 याद है आपको, वर्किंग नोट 2 के अंदर वो कहते हैं जी सब कुछ जैसा करते थे वैसे ही करो, बस अगर आपको पता चल रहा है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है या बिल्डिंग है या मशीनरी है जिसकी फेयर वैल्यूएशन करने की वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, तो इस इंक्रीज़ हुई हुई वैल्यू को वर्किंग नोट 2 के डेट ऑफ एक्विजिशन के कॉलम में भी लिख दो और किस में लिख दो, दूसरा कॉलम कौन सा होता है, हाँ राइट, रिपोर्टिंग डेट वाला कॉलम, ठीक है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ कि जो हमारा तीसरा कॉलम होता है ना, जिसके अंदर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किसके अंदर आएगा, इफेक्ट आएगा हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 में, यानी कि गुडविल का जब आप अमाउंट निकालेंगे ना तो उसके अंदर जो नेट असेट्स की वैल्यू है फेयर वैल्यूएशन की वजह से बढ़ जाएगी एंड देयरफॉर गुडविल का अमाउंट आपका निकल के आएगा, ठीक है। फटाफट से एक एग्जाम्पल करके देखें इसको। चलो देखें जी, आप ये क्वेश्चन देखें, आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन, पिछले सेशंस के अंदर हम यही क्वेश्चन ले रहे हैं। चलें, तो इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा क्लियरली आप देखें, पीएलसी ने एसपीएलसी के अंदर 90% एक्वायर किया है, 1 जनवरी को किया, यानी कि मीडियर एक्विजिशन नहीं है, साल के शुरू में ही है। आपको बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ दे रखा है, रिटेन अर्निंग दे रखा है, डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर $400 है। ऑन एक्विजिशन जब एक्वायर किया तो फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट बाय $300। तो इनका कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कोई तो ऐसा नॉन करंट असेट था प्लांट जिसकी जब फेयर वैल्यूएशन करी तो हमें पता चला कि 300 उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। देखें आप पूरा ध्यान दें वर्किंग नोट 2 की तरफ। तो वर्किंग नोट 2 जैसा हमने बनाया था वैसा ही बना रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स दोनों अलग अलग डेट्स को हमने ले लिया है। देखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वजह से आया हुआ इंक्रीज़ डेट ऑफ एक्विजिशन के कॉलम में और रिपोर्टिंग डेट दोनों के कॉलम में आ चुका है। पोस्ट एक्विजिशन में एंड देयरफॉर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं जाता है, बट डेट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर जो नेट एसेट्स की वैल्यू है वो बढ़ जाती है एंड देन दिस वैल्यू इज़ अल्टीमेटली टेकन टू दी नेक्स्ट वर्किंग नोट जहाँ गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। बट सिर्फ यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दें। ये वर्किंग नोट के जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा है, जैसे ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप ऐड करोगे, यानी कि 12,000 पेरेंट का 3,000 सब्सिडी का जब आप ऐड कर रहे होगे ना, तो ये जो $300 है ये भी आप ऐड कर दोगे टू फाइंड आउट दी एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स को वर्किंग नोट 2 ध्यान रह जाता है, बट वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इफेक्ट देना इसका भूल जाते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ध्यान रह जाता है बट नेट एसेट्स के अंदर ध्यान देना नहीं भूलते। तो आप ध्यान रखें इसका 2 इफेक्ट हैं, ठीक है। बहुत बार ध्यान बोल दिया मैंने, 2 इफेक्ट हैं इसके, वर्किंग नोट के अंदर भी आपको डालना है और बैलेंस शीट जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को ऐड करते समय इस फेयर वैल्यू के एडिशन को भी वहाँ पर आपको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। अगेन फेयर वैल्यू का जो क्वेश्चन है इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल जो हम फेयर वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आ सकता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंदर, बट वो चीज़ आपको F7 में आएगी, यहाँ नहीं है। सो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट, ठीक है। मूविंग अहेड टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। आखिरी कॉन्सेप्ट पे पहुँचते हैं। देखिए जी, तो अब कंसोलिडेशन का ये टॉपिक नहीं है, असल में एक मिसलेनियस टॉपिक है जो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के चैप्टर्स में खो जाता है, तो इसे मैं अलग से डिस्कस कर लूँ, मैंने समझा कि ये ठीक रहेगा। अब देखें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स है एंड जॉइंट वेंचर्स है, ठीक है। अब आप देखें जब अभी तक हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे तो हम पेरेंट और सब्सिडी वर्ड का यूज़ कर रहे थे जो मिल करके एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, बट एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर इस ग्रुप के बाहर के लोग होते हैं, ये ग्रुप के अंदर नहीं होते। तो इनके ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी नहीं है, इनके ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, 20% to 50% के बीच में अगर वोटिंग राइट है तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर सिर्फ यही क्राइटेरिया है क्या? नहीं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए और भी कई सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उस पर्टिकुलर कंपनी के बहुत बड़े सप्लायर हैं एंड एक्सेट्रा, बट वो सारी चीज़ें हम अभी नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी F7 के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो हम एक ही क्राइटेरिया पकड़ के चल रहे हैं भैया, 20% से 50% के अगर आप वोटिंग राइट्स ले लेते हो तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं उसके अंदर तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट जो डे टू डे ऑपरेशंस के जो डिसीजंस हैं, जो मीटिंग के अंदर बैठ करके डिसाइड होते हैं, उन्हें आप इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सर इस केस में भी कंसोलिडेशन करना हो गया क्या? नहीं, इस केस के अंदर अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के अंदर
20 to 50% के शेयर्स होल्ड करके रखें, यानी कि वो एसोसिएट है, तो ये दोनों मिलके ग्रुप नहीं बनेगा, वो अभी भी आउटसाइड कंपनी ही मानी जाएगी। उसे सिर्फ एसोसिएट का नाम दिया जाएगा। अच्छा, अगर एसोसिएट का नाम दिया जा रहा है तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो कहते हैं जी आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीदती है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। वो कहते हैं बस ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे आप इक्विटी मेथड से शो करें, यू आर ओनली गोइंग टू शो दिस विद इक्विटी मेथड। तो अब सवाल उठता है सर ये इक्विटी मेथड क्या है? फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, इन्वेस्टमेंट जो आपने एसोसिएट के अंदर करी है, जितना पैसा दिया है वो शेयर्स को खरीदने के लिए, उससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया है और वो 20 to 50% के बीच में है, तो जिस एसोसिएट में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके प्रॉफिट में भी आपका कुछ ना कुछ शेयर होगा। तो देखिए वो शेयर भी यहाँ पर ऐड हो जा रहा है। इसमें से माइनस हो रहा है इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है भी जिस बिज़नेस के अंदर आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि एसोसिएट बनाने के लिए भी कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो लगता नहीं, इतना बड़ा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो कंपनी जो है ठीक ठाक काम नहीं करती है या फिर कुछ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं तो आप इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट। अभी इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा बिकॉज F7 में ज़्यादा डिटेल में इम्पेयरमेंट कम होता है। ठीक है, बट इम्पेयरमेंट बेसिकली मीन्स कि कुछ वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर कंपनी की कम हो रही है बिकॉज इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल, या फिर जिस इंडस्ट्री में है वो अच्छा नहीं कर रही है, या इकोनॉमी ख़राब है, या फिर उनकी किसी फैक्ट्री में आग लग गई, वॉट एवर द रीज़न मे बी, इम्पेयरमेंट बेसिकली रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग इज़ कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ पर भी एडजस्ट किया जाएगा। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या, दोबारा नहीं बता रहा है ना, दोनों के बीच में जो भी परचेज और सेल होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके अंदर जो माल बाहर नहीं बिकता है, कस्टमर को नहीं जाता है, उसके ऊपर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, सो दी क्वेश्चन इज़ कि सर इक्विटी मेथड से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की वैल्यू निकालने के लिए हमको आएगा क्या एग्जाम में? नहीं आएगा। ये आता है F7 के अंदर, यहाँ नहीं आएगा। बस यहाँ पर इक्विटी मेथड क्या है ये आपको जानने की ज़रूरत थी। तो नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें प्लस माइनस नहीं करते। नॉर्मली जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट को उस प्राइस पे रखते हैं। एंड देन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंगली आप उसकी कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, सो दिस इक्विटी मेथड इज़ यूज्ड ओनली फॉर ए कंपनी जहाँ पर आपका शेयर इतना बड़ा है कि अब उसे एसोसिएट कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक डेडिकेटेड इक्विटी मेथड ऐसी कंपनियों के लिए बना करके रखा है। ठीक है जी, एंड दैट्स इट। हमारे ये तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट फटाफट ख़त्म होते हैं। ठीक है जी, चलें। तो ये सेशन तो बड़ा छोटा सा था, रिलैक्स था। अब मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर।